अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नेक्स्ट फर्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ, चैप्टर नंबर 12। इससे पहले मैंने आपको बेसिक्स बातें बता दी थी। बेसिक बातों में हमने क्या देखा था, कूलम फोर्स में हमने फोर्स की डेफिनेशन की थी, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की थी, और फिर टाइप्स ऑफ चार्जेस देखे थे, और देखा था कि बेसिक्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। ये बेसिक छोटी छोटी बातें देखी थी जो हमें नॉलेज में होना ज़रूरी है। अब हम प्रॉपर चैप्टर शुरू कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो मैं आपको हाफ पढ़ा रहा हूँ, और जितना हम पढ़ेंगे वो हम फिर डिस्कस करेंगे। ये जितना हम जो पढ़ेंगे वो फिर हम डिस्कस करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। कल वाला टॉपिक और ये जो आज वाला टॉपिक है, ये दोनों टॉपिक के जो क्वेश्चन है आपके पास हैं, जो आपको क्वेश्चन होंगे, जो आपने बात समझनी होगी, वो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे आप मुझसे समझ लेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक को शुरू करते हैं। कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ में कूलम बेसिकली साइंटिस्ट का नाम है, और ये साइंटिस्ट मिलिट्री इंजीनियर था। इसने पहले मिलिट्री में एंटर हुआ, उसके बाद फिर ये रिसर्च में आया। चूँकि ये साइंटिस्ट का शौक़ ही, अपना इंटरेस्ट रिसर्च में था, तो इसने फिर फिज़िक्स में रिसर्च करना शुरू कर दी, और रिसर्च करते करते यहाँ तक कि इसने दो चार्जेस के दरमियान फोर्स की क्वांटिटी बता दी। हमें ये तो पहले तक नॉलेज था कि चार्जेस हैं और वो अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, वो रिपेल भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नॉलेज हमारे इल्म में था कि टू चार्जेस रिपेल या अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये हमारे नॉलेज में नहीं था कि यही टू चार्जेस कितना अट्रैक्ट करते हैं या कितना रिपेल करते हैं, मतलब वो कितनी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो इसकी फोर्स की क्वांटिटी, कि कितनी फोर्स एक्सर्ट करते हैं जो चार्जेस, वो क्वांटिटी कूलम्स लॉ ने मेजर की। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। कूलम्स लॉ ने ये इंट्रोड्यूस किया लॉ 1784 एडी में, और चार्जेस चूँकि रिपेल अट्रैक्ट करते हैं तो इसने क्वांटिटेटिव नेचर को मेजर किया। यही पॉइंट्स आपकी बुक में मैंशनड है। आप अगर अपनी बुक में देखें तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बच्चों बेसिकली ये लॉ जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए है। पॉइंट चार्जेस मैंने कल आपको बताया था क्या होता है। आसान अल्फाज में वो चार्ज जो पॉइंट पे होता है, लाइक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल है, उस पर चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, तो कूलम्स लॉ सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है और रेस्ट चार्जेस के लिए है, क्योंकि हम चैप्टर ही क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो ये मैंने यहाँ पे लिमिटेशन लिखी हुई है। कूलम्स लॉ एप्लीकेबल टू पॉइंट चार्जेस एंड स्टैटिक चार्ज। ये स्टैटिक और पॉइंट चार्जेस पे एप्लीकेबल कर सकते हैं और किसी पे नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो बच्चों चलते हैं हम इसके नेक्स्ट स्टेटमेंट अब देखते हैं और मैथमेटिकल फॉर्म को आज ड्राइव करेंगे। बाकी जो पोर्शन होगा वो फिर मैं आपको कल के नेक्स्ट के चैप्टर में आपको पढ़ाऊँगा। आज जितना पढ़ लेंगे वो उसको डिस्कस करेंगे, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज, और कल की जो बातें मैंने आपको बताई वो आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल टाइम नहीं मिला था डिस्कशन का, तो इसलिए मैंने ये लेक्चर भी शॉर्ट बनाया कि हम उसमें डिस्कशन भी कर सके माइक्रोसॉफ्ट टीम पे। अच्छा, अब आज स्टेटमेंट हम करने लगे हैं। कूलम्स लॉ ने बेसिकली हमें बताया था कि टू चार्जेस के दरमियान फोर्स कितनी होती है, और कूलम ने ये मेजर किया, एक्सपेरिमेंटली मेजर किया कि अगर चार्जेस क्लोज हों तो उनके दरमियान फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है, ज़्यादा होती है। अगर यही चार्जेस को अवे ले जाया जाए, दूर ले जाया जाए, तो फोर्सेस इनके दरमियान रिड्यूस कर जाती है, कम हो जाती है। तो ये एक्सपेरिमेंटली इसने मेजर किया, और इसने अपने एक्सपेरिमेंट से किया। उस एक्सपेरिमेंट की डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये इसकी एक्सपेरिमेंटल डायग्राम है। इसको टॉर्जनल बैलेंस कहते हैं। इसका इधर एक्सपेरिमेंट नहीं हमने पढ़ना, हमने इसको आज इसकी थ्योरेटिकल पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट कैसे मेजर किया था वो हम इसको नहीं यहाँ पे डिस्कस करें। हम बस यही देखेंगे कि चार्जेस इतनी ज़्यादा या इतनी कम फोर्स लगाएंगे, फार्मूला देखेंगे, ड्राइव करेंगे, और आगे इसकी वेक्टर फॉर्म वगैरह देखेंगे। तो ये आपने एक्सपेरिमेंट देख लिया कि टॉर्जनल बैलेंस के अगर करीब हम चार्ज्ड पार्टिकल लेकर जाएं तो क्या होते हैं, वो चार्ज्ड पार्टिकल सेम लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो वो वे हो जाएगा। तो ये एक्सपेरिमेंट था जिसको उसने देखते हुए हमें बताया कि अगर चार्जेस को क्लोज लेकर आएँ तो वो अट्रैक्ट करते हैं या वो ज़्यादा रिपेल करते हैं। क्लोज होंगे तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, अगर यही चार्जेस को अवे लेकर जाया जाए तो वो क्या करेंगे, फोर्स कम लगाएंगे। और इसका उसने एक रिजल्ट बनाया।
उस रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, उसी को स्टेटमेंट में हम फिर मेंशन कर देंगे। रिजल्ट क्या बनाया कि फोर्स जो होती है वो प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस के डायरेक्टिव पोजीशन होती है। मतलब चार्जेस क्लोज होंगे फोर्स ज़्यादा होगी, चार्जेस अवे होंगे फोर्स रिड्यूस हो जाएगी। तो डायरेक्ट का मतलब आप जानते हैं कि चार्जेस अगर मैग्नेट प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्जेस इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी इंक्रीज करेगा, अगर प्रोडक्ट ऑफ पॉइंट चार्ज डिक्रीज कर रहा है तो फोर्स भी डिक्रीज करेगी। और दूसरा पॉइंट आ जाए, दूसरा पॉइंट है कि ये फोर्स स्केयर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्स होती है। इसने ये देखा कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए तो फोर्स उसके 2 टाइम्स डिक्रीज होती है। अगर मैं इधर कर दूं डिस्टेंस 2 है तो 2 का स्केयर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलम्स ने क्या मेजर किया कि अगर डिस्टेंस को बढ़ा दिया जाए और उसका फिर स्केयर लें तो उसके अकॉर्डिंग फोर्स रिड्यूस करेगी, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस। ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट है, ये हमने डायरेक्ट थ्योरेटिकल नहीं बता रहे, ये कॉलम्स ने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करके ये रिजल्ट निकाले, जिसको यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज नोन एज कूलम्स लॉ। तो बच्चों ये कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट होगी, बहुत सिंपल है। इसको अभी मैं मैथमेटिकल फॉर्म से भी आपको बताता हूँ। तो मैथमेटिकल फॉर्म से हम इसको यूँ लिख सकते हैं। तो फर्स्ट मैं इधर लिखता हूँ फोर्स। अब मैं एरो हेड नहीं लगा रहा, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्जेस, Q1 Q2 लिखा, इसको मैं कह देता हूँ कि ये इक्वेशन 1 है। फिर इसी तरह मैं लिख लेता हूँ फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केयर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह लेता हूँ। इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास आ जाएगी F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों यहीं पे अगर हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करें तो कांस्टेंट आ जाता है, और ये कांस्टेंट मैं इसको कह लेता हूँ, ये कांस्टेंट क्या है, इसका कोई भी नाम हो सकता है कांस्टेंट का। ये साइंटिस्ट डिसाइड करते हैं कि कांस्टेंट का नाम क्या रखना है या कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे कूलम्स ने जो कांस्टेंट रखा वो क्या है, के है। और यही फॉर्मूला, ये जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये मैंने फर्स्ट पे वो ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पे के आ रहा है। अब ये फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ये फॉर्मूला हमें बताएगा कि कितनी फोर्स ग्रेटर या लेस होगी चार्जेस के दरमियान। हमें ये पता था फोर्स होती है चार्जेस के दरमियान। आज क्या देखना है, इसने क्या बताया कूलम्स लॉ ने कि फोर्स कितनी कम या ज्यादा होगी। अब यहाँ पे के आ रहा है, के का नाम है कांस्टेंट, कूलम कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अब कूलम कांस्टेंट की मैंने वैल्यू देखनी है क्या आएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो के किसके इक्वल आएगा, के यहाँ पे हम निकालते हैं, फाइंड करते हैं, तो आर स्क्वायर दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, और ये Q1 Q2 डिवाइड हो जाएंगे इक्वेशन की दूसरी साइड पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा K इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर Q1 Q2। ठीक है, ये आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, Q1 Q2 डिवाइड होंगे, तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई, K का फॉर्मूला आ गया। अब अगर इधर से मैं यूनिट बनाऊं K का, तो यूनिट क्या बनेगा, तो आप देखें इसका यूनिट बनेगा F फोर्स है, तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, R डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर होता है, तो इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय चार्जेस हैं Q1 Q2, तो चार्जेस का कूलम होता है तो 2 दफ़ा कूलम लिख दिया, कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर होता है, तो ये आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलम स्क्वायर। इसको यूँ भी पढ़ सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट ड्राइव हो गया। अगर मैं इसको और इस फर्दर को लिखना चाहूँ तो इसको यूँ लिखेंगे, ये सी स्क्वायर है, पावर नेगेटिव हो जाएगा जब ये न्यूमरेटर में आएगा, तो इसको फिर लिख लेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट आ गया। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि ये जो के आ रहा है, कूलम कांस्टेंट आ रहा है, ये डिपेंड किस पे करता है। तो इसकी डिपेंडेंस हम देखते हैं, तो इसकी पहले मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, डिपेंडेंस ऑफ के क्या है, कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। तो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को अगर आपने देखना है किस पे डिपेंड करता है, तो नंबर 1 ये डिपेंड करेगा SI यूनिट्स पे। SI यूनिट्स चेंज हो जाएंगे तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। अब इसकी एक्चुअली में वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 8.82 × 10⁻⁸। ठीक है,
अब इसका यूनिट जो होता है इसको हम लिखेंगे कूलम, इसका यूनिट आता है कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये इसका यूनिट आता है। अब ये वैल्यूज आपने एज इट इज याद रखनी है, ये एमसीक्यूज में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पे ये k की वैल्यू है और k की वैल्यू हम देखना चाहते हैं डिपेंड किस पे कर रही है। नंबर एक ये डिपेंड करती है SI यूनिट्स पे। अगर ये मैं यूनिट चेंज कर दूं तो वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ रहा है कूलम न्यूटन पर मीटर। अब पर मीटर है, मीटर से आप सेंटीमीटर में ले आए। आपको पता है कि आपने मीटर से सेंटीमीटर में लेकर आना हो तो आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ठीक है, और अगर आपने सेंटीमीटर से मीटर में जाना हो आप 100 से डिवाइड करते हैं। तो आप अगर सेंटीमीटर से आप मीटर में आते हैं तो 100 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अब आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो ऑफ कोर्स यहाँ पे वैल्यूज चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या आ रहा है मीटर आ रहा है। अब आप कहते हैं कि मीटर से ये सेंटीमीटर में आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। जब वैल्यू चेंज होगी तो हम कहेंगे कि ये क्या है कि डिपेंड कर रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है किसकी वजह से, अगर ऐसे यूनिट्स चेंज हो जाए, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है नेचर ऑफ मीडियम। अगर मीडियम भी चेंज कर दिया जाए तो फिर भी k की वैल्यू चेंज हो जाती है। अब ये नेचर ऑफ मीडियम क्या है बच्चों, ये जो k आ रहा है ना इसका एक्चुअली में ये फार्मूला ये हमने यहाँ से बनाया और k का जो फार्मूला बनता है वो इस तरह से होता है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इसका फार्मूला बनता है। और यहीं से अगर देखें तो k किस पे डिपेंड कर रहा है, ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है ज़रा देखें, मैं इधर लिखने लगा हूँ एप्सिलॉन नॉट। ये एप्सिलॉन नॉट को इस तरह से ये सिंबॉलिकली लिखते हैं और ये एप्सिलॉन नॉट बेसिकली इसको कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अब ये परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस हमें क्या कंसेप्ट बताती है, ये ज़रा देखिएगा। परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस हमें ये कंसेप्ट बताती है कि कोई चार्ज कितनी परमिशन देता है अपने में से। अगर कोई चार्ज को हमने रखा हुआ है तो मीडियम कितनी परमिशन देगा उस चार्ज से फोर्स को एक जगह से दूसरी जगह पास करने के लिए। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर ये 2 चार्जेस हैं तो इनके दरमियान कोई मीडियम आ रहा है। अब लेट्स कर लेते हैं ये मीडियम एयर है, एयर को हम यहाँ पे कह देंगे फ्री स्पेस, ठीक है। वैक्यूम है, मीडियम है, फ्री स्पेस का नाम रख रहे हैं। अब ये फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक एक्ट कर रही है, तो जब फोर्स एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक एक्ट कर रही है तो बीच में जो एयर आ रही है या जो भी मीडियम आ रहा है वो परमिशन दे रहा है इसको पास करने की, फोर्स को पास करने की परमिशन दे रहा है मीडियम, तो उस परमिशन को हम नाम रख देंगे परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। अब इसमें एक बात याद रखनी है, ये जो परमिटिविटी होती है ना इसको मैं शॉर्ट कर एप्सिलॉन नॉट को क्या कह रहा हूँ, ये परमिटिविटी कह रहा हूँ, और ये परमिटिविटी इन्वर्स होती है परमिशन के। अब इसका क्या मतलब है, परमिशन के इन्वर्स होती है, इसका मतलब ये है जिसकी परमिटिविटी बहुत कम होगी। अगर मैं कहता हूँ अगर कोई है मीडियम उसकी परमिटिविटी क्या है वेरी स्मॉल है, तो क्या लार्ज हो जाएगी, उसकी परमिशन ज़्यादा हो जाएगी। परमिशन ज़्यादा हो जाएगी मतलब क्या होगा, वो ज़्यादा मीडियम परमिशन देगा अपने में से फोर्स को पास करने की। जैसे यहाँ पे देखें कि हम कहते हैं परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मीन एयर को आप सपोज कर सकते हैं, वैक्यूम को कहते हैं। तो वैक्यूम अपने में से फोर्स को अपने में से फोर्स को पास करने देता है और कितनी परमिशन देगा, देखिए 10⁻⁸ है, तो बहुत कम है परमिटिविटी। एप्सिलॉन नॉट को ही हम क्या कह रहे हैं, परमिटिविटी कह रहे हैं। तो परमिटिविटी वेरी स्मॉल है तो परमिशन क्या हो जाएगी, वेरी लार्ज हो जाएगी। यानी वैक्यूम अपने में से फोर्स को ज़्यादा पास करने की परमिशन देता है। तो ये बच्चों हमने देख लिया कूलम कांस्टेंट k का ये फॉर्मूला, और सेकंड फॉर्मूला इसमें k जो आ रहा है ये k की वैल्यू क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू ये होती है स्मॉल है, और इसका मैंने कंसेप्ट बता दिया, यूनिट देख लिया, और k किस पे डिपेंड करता है, ऐसे यूनिट पे और नेचर ऑफ मीडियम पे। और एप्सिलॉन नॉट इसमें आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं, परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस कहते हैं, और फ्री स्पेस मीन वैक्यूम है। और इसका कंसेप्ट क्या होता है कि परमिटिविटी मीन परमिशन देना, लेकिन इधर परमिशन किस तरह से हम बताएंगे, ये परमिटिविटी परमिशन की इन्वर्स है, जिसकी परमिटिविटी स्मॉल है। जैसे देखें -10⁻⁸ वेरी स्मॉल है तो परमिशन ज़्यादा है, तो चार्ज
तो मीडियम अपने में से फोर्स को पास करने की ज़्यादा परमिशन देगा। तो बच्चों ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया, इससे आगे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो आप मुझसे माइक्रोसॉफ्ट टीम पे पूछ लेंगे, वो डिस्कस करेंगे, और कल का जो टॉपिक वो भी डिस्कस करेंगे, फिर से आगे नेक्स्ट हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।